स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल भिरुनाथ सर मैथ एंड संस्कृत में। आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण में पुरुष, और यह भी जानेंगे कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यह हमारा पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं। सभी के बारे में हमने पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ाया है। लेकिन आज हम देखेंगे पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुष, और पुरुष कितने प्रकार के होते हैं उसके भी बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुष। संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पुरुष। चलिए इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पुरुष के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, तो पुरुष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होता है कि जिस शब्द से कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, पुरुष कहते हैं। पुरुष का परिभाषा होता है एकदम सिंपल भाषा में आप लोग को हम बता रहे हैं कि जिस शब्द से किसी पदार्थ की जिस शब्द से कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं जी, पुरुष कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग को यहाँ पे पुरुष का परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पुरुष का परिभाषा हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पुरुष। क्या पढ़ने वाला है जी, पुरुष। चलिए तो पुरुष का परिभाषा यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे पुरुष। चलिए इसका परिभाषा होता है बाबू, जिस शब्द से कहने वाले, यहां पे कॉमा दे देंगे, सुनने वाले एवं जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है उसे पुरुष कहते हैं। चलिए यहां पे आप लोगों के सामने परिभाषा है कि जिस शब्द से कहने वाले, कॉमा सुनने वाले एवं जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, आप लोग कलम कॉपी ले लीजिए और इसको आप लोग इसका नोट्स बनाइए, यानी कि कलम कॉपी उठाइए और क्या कीजिए, इसको कॉपी में छापिए। ठीक है, बिना नोट्स बनाए आप लोग को बढ़िया नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम शुरुआत से बढ़िया से A to Z हम एकदम 0 लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। पूरा चीज हम आप लोग को लिखवाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बनाना चालू कीजिएगा। ठीक है, बिना नोट्स बनाए आप लोग को संस्कृत अनुवाद बनाने में दिक्कत होगा, यानी कि संस्कृत व्याकरण पढ़ने में बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, यहां पे स्टार में लिखिएगा, संस्कृत व्याकरण में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, डैश दे दीजिएगा। अब यहां पे जो पहला होता है वह होता है
आपका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा जो होता है वह होता है आपका मध्यम पुरुष। तीसरा जो होता है आपका, आखिरी है तीसरा, यह होता है उत्तम पुरुष। चलिए, यहां पे हमने लिखा कि संस्कृत व्याकरण में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष एक नंबर में, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या होता है जी, उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे जी, कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब हम जानेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रथम पुरुष, यहां पे एक नंबर में हम लिखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, चलिए इसका परिभाषा क्या होता है, होता है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यहां पे प्रथम पुरुष का परिभाषा होता है कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जी, प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका जैसे होता है, यानी कि उदाहरण हो जाएगा जैसे, जैसे जैसे का संस्कृत क्या होता है जी, यथा होता है, यथा, यथा। चलिए इसका उदाहरण हो जाएगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण होता है जैसे सह, सह। ठीक है, सह हो जाएगा। देखिए सह का हिंदी होता है आपका वह, सह का हिंदी हो जाएगा वह। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है सा, होता है सा, सा का भी हिंदी अर्थ हो जाएगा वह, ध्यान दीजिएगा, वह। देखिए सह मने वह, सह यह होता है पुलिंग में, यानी कि यहाँ पे जो सह है यह पुलिंग है, क्या है जी, पुलिंग है, इसका अर्थ होता है वह। और यहाँ पे जो सा है वह स्त्रीलिंग पद है, क्या है जी, स्त्रीलिंग पद है। और सा का मतलब भी होता है वह, सा का हिंदी अर्थ क्या होता है जी, वह होता है। चलिए यहाँ पे कॉमा और भी लेते हैं, यहाँ पे तौ, तौ। चलिए तौ, तौ का हिंदी अर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तौ, तौ का हिंदी अर्थ हो जाएगा वे दोनों, वे दोनों। तौ का हिंदी अर्थ हो जाएगा वे दोनों, कॉमा। उसके बाद यहां पे ते का हिंदी अर्थ हो जाएगा आपका वे सब, हो जाएगा वे सब, वे सब, या वे लोग, या वे लोग, वे लोग। चलिए कॉमा, यहां पे हो जाएगा राम, राम, राम का हिंदी अर्थ आप जानते हैं, राम का मतलब होता है राम। चलिए यहां पे और भी हो सकते हैं, और भी एग्जांपल, और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे यहां पे अश्वाह, अश्वाह, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अनेक, अनेक घोड़े। और भी हो जाएंगे, यहां पे और भी हो सकता है, जैसे वृक्षाह, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अनेक वृक्ष, अनेक वृक्ष। चलिए और भी हो सकते हैं, जैसे खगः, खगः का हिंदी अर्थ होता है आपका पक्षी,
पक्षी इत्यादि, और भी हो सकते हैं, ठीक ना, इत्यादि। यहां पे इत्यादि लिख दे रहे हैं। इस यानी कि प्रथम पुरुष का जो उदाहरण है, ठीक है ना, अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो उदाहरण है कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या लिख दिए हैं, इत्यादि लिख दिए हैं। चलिए यहां पे देखेंगे प्रथम पुरुष का परिभाषा एक बार और बता देते हैं यहां पे, कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जी, प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे का संस्कृत होता है यथा, तो जैसे सह, सह का हिंदी अर्थ वह होता है, सह यह पुल्लिंग पद है, ठीक है। यहाँ पे सा का भी हिंदी अर्थ होता है वह, सा क्या है, स्त्रीलिंग पद है। यहाँ पे तौ, तौ मैंने वे दोनों होता है, ते का मतलब होता है वे सब, ठीक है, या वे लोग। राम मने राम, अश्वा मने अनेक घोड़े, वृक्षा मने अनेक वृक्ष, खगः मने पक्षी इत्यादि, और भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए यह तो हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसको कॉपी में छापिए, ठीक है। छापना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बिना नोट्स का आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा संस्कृत में अच्छा नंबर आए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स अब से बनाना चालू कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मध्यम पुरुष। तो सुन लीजिए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष जो सुनता है उसे क्या कहते हैं जी, मध्यम पुरुष। एकदम छोटा सा, एकदम सिंपल परिभाषा है आप लोग के सामने, ठीक है। सिंपल परिभाषा यह है कि जो सुनता है उसे ही क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सबसे पहले मिटा दें। चलिए यहां पे लिखेंगे, यहां पे 2 नंबर में, यहां पे 2 नंबर में हम जानेंगे मध्यम पुरुष। यहां पे हलंत नहीं देना है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। चलिए मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। तो इसका परिभाषा होता है जो सुनता है, ध्यान दीजिएगा, जो सुनता है उसे ही क्या कहते हैं जी, मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहते हैं। चलिए जो सुनता है उसे क्या कहते हैं बाबू, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यथा, जैसे का संस्कृत पद होता है यथा। चलिए यहां पे डस कर देंगे, लिखेंगे जैसे त्वम, आधा तो है त्वम, म में हलंत, ठीक है। त्वम, देखिए त्वम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आधा तो और वो में दे देंगे हम क्या, अनुस्वार। वो में क्या दे देंगे बाबू, अनुस्वार। यहां पे जो बिंदु दिखाई दे रहा है बाबू, यहां पे जो बिंदु, यानी कि त्व के ऊपर जो बिंदु दिखा रहा है उसका नाम है अनुस्वार। और अनुस्वार का उच्चारण हम करते हैं अधिकांश, ज्यादा मात्रा में हम म का उच्चारण करते हैं। यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण किस अक्षर से किया जाता है, म से, यानी कि अर्ध म, आधा म से किया जाता है, ठीक है। चलिए हम तुम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसका हिंदी अर्थ होता है तुम, इसका हिंदी अर्थ होता है तुम। इसका हिंदी अर्थ आप मत कर देना, ठीक है जी। अंग्रेजी में, इंग्लिश में यू का मतलब होता है तुम या चाहे आप, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में तुम का मतलब केवल तुम होता है, आप मत कहिएगा। आप अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौमा, उसके बाद यहां पे होता है इवाम, होता है इवाम, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो उदाहरण होता है वो होता है इवाम, इवाम। चलिए इवाम, तो इवाम को हम कैसे लिख सकते हैं, इवाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वा, और वा के ऊपर अनुस्वार दे देंगे, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है तुम दोनों, होता है तुम दोनों। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एक एक चीज एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे बाबू, बता रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है यूयम, 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 ठीक है। म में हलंत यहां पे होना चाहिए, ठीक है। यूयम हम कैसे लिख सकते हैं, हम यूयम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यूयम, देखिए ऐसे, ठीक है। अनुस्वार दे देंगे यहाँ पे, इस य के ऊपर अनुस्वार, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम सब, हो जाएगा तुम सब, तुम सब, या तुम लोग, हो जाएगा तुम लोग, तुम लोग, ठीक है। चलिए इसका इत्यादि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसका इत्यादि नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसका जो जैसन है, इसका जो उदाहरण है मात्र 3 ही होता है, ठीक है।
इसका जो उदाहरण है 3 ही होता है, ठीक है ना, 3 गो, इससे ज्यादा इसका उदाहरण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहां पे इत्यादि नहीं दिया जाएगा। देखिए 3 कौन कौन होता है यहां पे, त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, इवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और इवियम का मतलब क्या होता है तुम सब। अच्छा आइए इसको पढ़ने का तरीका और हम बताते हैं। देखिए इसको यहाँ पे जो लिखा गया है इवाम, इसको हम जुआम भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? जुआम। यहाँ पे संस्कृत में जो य है, संस्कृत में जो य, यानी कि संस्कृत के जो पहला जो पद होगा, यानी सॉरी पहला जो अक्षर होगा य रहेगा, तो उसको आप ज का उच्चारण कर सकते हैं, उसको आप ज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इवाम को हम जुआम भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहला अक्षर क्या है जी, यहाँ पे पहला अक्षर य है, इसलिए हम य को क्या पढ़ सकते हैं, ज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम पढ़ सकते हैं जुआम, ठीक है। यहां पे आइए, यहां पे दिया है इवियम। क्या दिया है? इवियम। क्या दिया है? इवियम। अब यहां पे देखिए पहला जो अक्षर य है, इसको हम क्या किस अक्षर से उच्चारण कर सकते हैं? ज से। तो इसको हम पढ़ सकते हैं जुयम। क्या पढ़ सकते हैं? जुयम। इसको हम जुयम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम जो पुरुष का जो आखिरी जो भेद है, आखिरी जो रूप है, वह है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले सुन लीजिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। जो कहता है, जो कहता है उसे क्या कहते हैं जी? उत्तम पुरुष कहते हैं। जो कहता है उसे ही क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब हम जानेंगे तीसरा में उत्तम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष यहां पे लिखेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं। इसका परिभाषा होता है जो कहता है, जो कहता है, जो कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कहता है उसे ही क्या कहते हैं जी? उत्तम पुरुष कहते हैं। एकदम आसान भाषा, एकदम आसान परिभाषा, ठीक है, एकदम। चलिए जैसे यहां पे हो जाएगा, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे, जैसे यानी कि यथा, जैसे का जो संस्कृत पद है वह होता है यथा। हो जाएगा अहम, हो जाएगा अहम, अहम। चलिए अहम को हम कैसे लिख सकते हैं? अहम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अथवा ऐसे। यह अथवा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, यह अथवा का चिन्ह है, यहाँ पे अथवा, ठीक है। अहम यहाँ पे ह दे दीजिए, और ह के ऊपर क्या कर देंगे? अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है जी? हम पहले बताए हैं, अनुस्वार का उच्चारण किससे? म अक्षर से, यानी कि आधा म से। किससे जी? आधा म से, ठीक ना। यानी कि सीधे म से किया जाता है, अर्ध म से, ठीक ना जी, आधा म से। तो अनुस्वार का जो उच्चारण किया जाता है वह आधा म से किया जाता है। तो हम इसको अहम पढ़ेंगे, इसको भी हम क्या पढ़ सकते हैं? अहम। यहाँ पे जो बिंदु है उसका उच्चारण म से कहेंगे तो हो जाएगा अहम। इसका हिंदी और जो अर्थ होता है वह होता है मैं। इसका हिंदी अर्थ होता है मैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है जी? मैं होता है। चलिए दूसरा जो होता है आवाम, होता है आवाम। आवाम, म में हलन दे दीजिएगा। अच्छा आवाम को कैसे लिख सकते हैं? आ वाम। चलिए यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा आवाम। इसका हिंदी अर्थ होता है हम दोनों, होता है हम दोनों, हम दोनों हो जाएगा हम दोनों, ठीक है। चलिए आखिरी जो है, तीसरा जो उदाहरण है वह होता है वयम, होता है वयम। ध्यान दीजिए, वयम, वयम। अब वयम को हम कैसे भी लिख सकते हैं? वयम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व य और य के ऊपर अनुस्वार, वयम, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है हम सब, हम सब, हम सब, ठीक है। हम सब या नहीं तो क्या? हम लोग, होता है हम लोग, हम लोग, हम लोग, ठीक है, बस, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा गया उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो जो कहता है उसे ही क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे यानी कि यह था अहम, अहम का हिंदी अर्थ हो जाएगा मैं, आवाम का हिंदी अर्थ हो जाएगा हम दोनों, वयम का हिंदी अर्थ हो जाएगा हम सब। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया है वयम। क्या दिया जी? वयम। तो इसको हम वयम भी पढ़ सकते हैं। यानी कि क्या समझे आप लोग? क्या समझे बताइए? कहने का मतलब यह है बाबू कि संस्कृत पद रहेगा,
शुरू में अगर वो अक्षर रहे तो उस वो अक्षर को हम ब से उच्चारण कर सकते हैं। किससे जी? ब से। तो इसको हम वयम न पढ़कर हम वयम भी पढ़ सकते हैं, यानी कि वयम भी पढ़ेंगे। वयम तो ठीक है, वो भी ठीक है। यहाँ पे वयम और वयम दोनों तरीका से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, और वयम मने हम सब यानी हम लोग, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास बस इतना ही, और यह हमारा पार्ट 2 दूसरा वीडियो है, ठीक है। पार्ट 3 में हम मिलेंगे आप लोग से बहुत जल्द, और पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे अनुवाद बनाना, यानी कि अनुवाद कैसे बनाते हैं संस्कृत में, ठीक है जी। उसमें हम पढ़ाएंगे धातु, यानी कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है, और धातु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें पढ़ाएंगे धातु के क्रियापद ना, धातु कितने प्रकार के होते हैं, और धातु में क्रियापद कैसे कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ठीक है। और अब इतना मान लीजिए कि अब आप लोग का इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। अब आप लोग को पार्ट 3 में, ठीक है, अनुवाद बनाना हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।